कैसे करेंगे। ये तो मैंने फिक्स पार्टीशन के बारे में बताया कि कैसे होता है। अब आता है डायनेमिक वे में पार्टीशन। डायनेमिक वे में पार्टीशन करने के लिए हमारे पास आ रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग with dynamic partitions, how it can be possible. This is the second approach of multi programming concept. इसमें क्या करते हैं कि हम डायनेमिकली हम अपने प्रोसेस को इंक्रीज करें, यानी ब्लॉक के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि क्रिएट्स पार्टीशंस डायनेमिकली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच रिक्वेस्ट प्रोसेस। तो इसका मतलब होता है कि हम डायनेमिकली इसको एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द रन, जब जिस प्रोसेस को जितने साइज की जरूरत पड़ती है उस प्रोसेस को हम सीधा सीधा प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो स्वैप इन स्वैप आउट मैंने अभी फिक्स पार्टीशन में आपको समझाया था, जिसमें आपको ये देखे कि अगर मान लो सफिशिएंट ब्लॉक साइज नहीं मिलता है रन करने के लिए फिक्स पार्टीशन में, तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सस्पेंड कर देते हो। सस्पेंड करने के बाद वो जो जगह अगर खाली होता है और उतना अवेलेबल जो रनिंग प्रोसेस है, यानी जो रन करना चाहता है प्रोसेस, उसका अगर स्पेस से मैच होता है तो उसको लाके वहां रख देते हैं। लेकिन हम तो वहां पे जो टेबल हम बन जाता है फिक्स पार्टीशन पे, उसके साइज को हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमने शुरू में डिफाइन कर दिया उसी को रखना पड़ता है। बट इसमें हमारे पास ये आता है कि ऑन द रन आप इसको एज पर द रिक्वेस्ट आप मेन पूरे के पूरे मेन मेमोरी में जहां यूजर के प्रोग्राम स्टोर करते हैं उसको डायनेमिकली आप चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हो मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना आप प्रोवाइड कर जॉब को असाइन कर देते हैं। When the process terminates to becomes swapped out, the memory manager can return the vacated space to the pool of free memory area from which the partition allocated are made. तो इसका मतलब होता है कि डायनेमिक पार्टीशंस में हमको दो चीजों को इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है। फिक्स पार्टीशन में ये जो इंफॉर्मेशन है कि कौन सा स्पेस खाली है, कौन सा स्पेस ऑक्युपाइड है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटस नाम का एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम ऑक्युपाइड और फ्री करके लिख देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या करता है कि एक पुल बना के रखता है, पुल ऑफ फ्री स्पेस, यानी जो स्पेस खाली हो गया है उसका एक पुल इंफॉर्मेशन, यानी उसका एक इंफॉर्मेशन अलग से एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करके पुल ऑफ फ्री मेमोरी का एरिया को वो मेंटेन करके रखता है कि कौन सा एरिया फ्री है और कितना एरिया फ्री है, वो चीज होता है। और जो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि कौन सा रन कर रहा है और कितना स्पेस लेके रन कर रहा है, वो चीज होता है। तो वही चीज होता है कि द मेमोरी मैनेजर इसमें सीधा सीधा जो वैकेट होता है उसका पुल ऑफ फ्री मेमोरी एरिया, जिसमें कि जो पार्टीशन एलोकेशन जो हुआ था जो और उसके बाद वो फ्री हो गया है, उस हिसाब से वो, तो जब भी हमको नया डिमांड होता है तो हम उस पुल ऑफ फ्री मेमोरी एरिया से रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमको प्रोवाइड कर देता है। In this partition, neither the size nor the number of dynamically allocated partitions need to be limited at any other time. तो इसका मतलब होता है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है, किसी भी साइज का लिमिटेशन नहीं होता है, नॉट द नंबर ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड पार्टीशन का कोई होता है। तो डायनेमिक पार्टीशन कितने भी हो सकते हैं और उसके पार्टीशन के जो लिमिटेशन है उसके अंडर में प्रोसेस का साइज कुछ भी हो वो रन कर सकता है। यानी फिक्स साइज में जो ड्रॉबैक था कि अगर प्रोसेस ज़्यादा बड़ा है तो फिर वो वहाँ रन नहीं कर सकता। तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि इसमें ये डायनेमिकली अपने आप को चेंज करता है। Memory manager continues creating and allocating partition to requesting process until all physical memory is exhausted और मैक्सिमम अलाउएबल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज रिच। तो इसका मतलब है दो चीजें होती है, या तो हम रिक्वेस्ट करते करते एलोकेट करना, कंटिन्यूअस क्रिएशन करना, यानी मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगा, कुछ फ्री स्पेस अलग अलग जगह अवेलेबल है उनको जोड़ के एक बड़ा अवेलेबल फ्री स्पेस बनाएगा, फिर एलोकेट करेगा, फिर नया पार्टीशन बनाएगा। ये तब तक करते रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा मेन मेमोरी गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड, यानी एग्जॉस्ट यानी कंप्लीट ना हो जाता हो, या फिर आपने अगर कोई डिसीजन लेके रखा है कि एक एट ए टाइम में 5 प्रोसेस को अपने मेन मेमोरी में रख सकता हूँ पार्टीशन करके, सो मैक्सिमम अलाउएबल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज रिच। ये दो चीजें होता है जिनमें से जो पहले होता है उसके हिसाब से वो रुक जाता है। सपोज कर लो मेन मेमोरी पहले ही फुल हो गया तो फिर खत्म। अगर सपोज कर लो 5 ऑलरेडी हमारे पास, अगर हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अगर 5 है तो इसका मतलब है 5 अगर प्रोसेस मेन मेमोरी में आ जाता है तो फिर हम अलाउ नहीं करेंगे उससे, भले ही जो नया प्रोसेस आ रहा हो उसके लिए हमारे पास फ्रीली अवेलेबल स्पेस है, फिर भी हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये दो चीजें होती है जो 4th पॉइंट में आपको बता रहे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा है कि डायनेमिक पार्टीशन अप्रोच
improves memory utilization, but it also complicates the process of allocation and allocation of memory. ये फिफ्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे। देखिए, डायनेमिक पार्टीशन जो होता है डेफिनेटली मेमोरी यूटिलाइजेशन इंप्रूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने फिक्स पार्टीशन के बारे में बताया कि सपोज कर लो हमारे पास 300 साइज का ब्लॉक है, 200 साइज का ब्लॉक है और 100 साइज का ब्लॉक है। मान लो कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 350 साइज के बेस पर काम करना चाहता है, तो इसका मतलब है उसके लायक तो कोई भी ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो रन नहीं करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको वेट करना पड़ेगा। फिर फिक्स पार्टीशन जो होता है बाद में अपने आप को चेंज करेगा, अकॉर्डिंग टू द जो वेटिंग प्रोसेस है उसके हिसाब से चेंज करेगा। तो फिर से एक टेबल बनाएगा जिसमें कि फिक्स पार्टीशन के साइज को बढ़ा देगा। वो बोलेगा कि 400 के 2 बना दो, 300 का 1 बना दो और फिर 100 का, ऐसे करके वो अपने आप को नेक्स्ट टाइम चेंज करेगा। तो इसका मतलब है इनिशियली जब सेट करता है और ऐसा कोई प्रोसेस आता है तो फिक्स पार्टीशन में काम नहीं करता। बट वेरिएबल पार्टीशन में ये खास बात होता है कि सपोज कर लो आपके पास 400 साइज का या 350 साइज का कोई मेमोरी प्रोसेस है, उसको आना चाहता है तो उसको एलोकेट कर देगा। अगर सपोज कर लो उसके बाद अगर कोई 200 का आना चाहता है उसको एलोकेट कर देगा, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स नहीं है, यानी पहले से कोई डिफाइन नहीं है कि कौन सा ब्लॉक कितने साइज का होगा। इसमें ऑन द रन ब्लॉक का साइज अपने आप असाइन होता है, उसका इन्फॉर्मेशन हम रख देते हैं। और फ्री जो अवेलेबल स्पेस है वो पूल ऑफ फ्री मेमोरी एरियाज में स्टोर रहता है, उसको हम लोग रखते हैं। तो वही चीज होता है कि मेमोरी यूटिलाइजेशन भले ही डायनेमिक पार्टीशंस में अच्छा होता है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम्स है। तो बट इट आल्सो कॉम्प्लिकेट्स द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड डीएलोकेशन। इसका मतलब होता है कि अब सवाल ये उठता है कि एलोकेशन हो, तो इसका मतलब है अवेलेबल स्पेस के हिसाब से आप क्या करते हो, मेमोरी अवेलेबल कराते हो। और आपको पता है कि मेमोरी मैनेजमेंट में हमेशा या तो शुरू से टॉप से हम असाइन करते हैं या बॉटम से असाइन करते हैं। तो ऐसा करके अगर आप असाइन करते हो तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्री एरिया है, कंटिन्यूअस एरिया है, तो फिर आप उसको एलोकेट कर देते हो, बहुत इजीली एलोकेट हो जाता है। लेकिन जब आपके पास नया एलोकेशन आता है और आपको पता चल रहा है कि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है बट कंटिन्यूअस नहीं है, तो जब हमारे पास कंटिन्यूअस अवेलेबल स्पेस नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, सो वी आर गोइंग टू बी सम डीएलोकेशन एंड एलोकेशन प्रोसेस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। तो इसका मतलब है कि हमको वहाँ पे डीएलोकेशन करना है, कुछ को हटाना है, जैसे मैंने अभी समझाया था, सस्पेंड करना है, फिर कुछ जगह बनाना है और कंटिन्यूअस होने के बाद फिर एलोकेशन करना है। तो ये चीज़ें इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मल्टी प्रोग्रामिंग यानी डायनेमिक वे में अगर हम पार्टीशन करते हैं तो। And the last, that is in this, OS keep track of which part of memory are available and which are allocated। मैं तो ऑलरेडी पहले ही बता चुका था, वो चीज़ लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, कोई भी डायनेमिक वे में, डायनेमिक साइज में कोई भी प्रोसेस आ रहा है उसको हम एलोकेट करते हैं और उसका इंफॉर्मेशन हम डेटा स्ट्रक्चर में मेंटेन करके रख देते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जो चीज़ें मैंने बताया, स्वैप इन स्वैप आउट करना, यानी आप एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ये इसका सबसे क्लमजी वर्क यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्क्स होता है इसके लिए। तो इसीलिए डायनेमिक वे में मेमोरी यूटिलाइजेशन अच्छा होने के बाद भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आता है। जैसे सपोज कर लो एक सिस्टम हैव 640K मेन मेमोरी इन विच द 40K इज ऑक्युपाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देखिए एक फिगर आपको दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि 0 to 40K is occupied by the operating systems and the 40K up to the 640K is for the user programs. Means that whatever the program is going to be uploaded in memory, the area is 440K to 640K. So there are 5 jobs waiting for memory allocation in a job queue. Suppose, so I have taken an example, that is the 5 jobs are available and that is going to be allocated in the area that is 40K to 640K. So here the 6 jobs are there and their size are also given. They are in K. Means first process number 1 is in 200K, process 250K, process 300K, process 4 150K, process 5 300K. इसको आप नोट करके रख लीजिए। So जब मैं फर्दर इसको समझाऊंगा तो उस समय आप मुझे क्लियरली बता सकते हो कि कौन सा प्रोसेस किस साइज का होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो इसको मैं भी नोट करके रख लेता हूँ जिससे क्या हो रहा है कि हम इसको कर सकते हैं। So that is 200, 250, 100, 150 and 300. So this is the process 1 to this. So
इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद अप्लाइंग FCFS शेड्यूलिंग पॉलिसी। अब जब ये नोट कर लिए, क्योंकि आगे हमको काम आएगा, तो शेड्यूलिंग पॉलिसीज जो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के शेड्यूलिंग पॉलिसीज को कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट एक अलग एस्पेक्ट है, अलग थ्योरी है, अलग फंक्शनैलिटी है, और ये तब काम करता है जब हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग की डिमांड होती है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग इज द इम्पॉर्टेंट। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में हम FCFS शेड्यूलिंग पॉलिसीज को ले रहे हैं, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 इमीडिएटली एलोकेटेड इन मेन मेमोरी। हम इमीडिएटली उसको एलोकेट कर देते हैं। तो हम ये नोट कर लेते हैं कि 1, 2 एंड 3 ये 3 प्रोसेस है जो कि एलोकेट हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास दिमाग में रहेगा कि कितना एलोकेट किया है। अब हम कैलकुलेट भी करेंगे साथ ही साथ कि जितने अवेलेबल स्पेस है, यानी 40 to 640K, तो इसका मतलब है हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है उसको भी आप नोट कर सकते हो कि हमारे पास अवेलेबल स्पेस क्या होगा। अगर 640 माइनस 40 करते हैं तो आपके पास 600K आपके पास अवेलेबल स्पेस है। इसको भी नोट करके रखिए कि आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है वो 600K यानी 640 माइनस 40, तो आपके पास जो अवेलेबल यूजर प्रोग्राम था वो 600K है। अब प्रोसेस 1, 2, 3 हमने असाइन कर दिया। तो जब हमने 1, 2, 3 असाइन कर दिया तो इन तीनों का सम कितना होगा बताइए। आप नोट कीजिए इन तीनों का सम 1, 2, 3 का। तो 1, 2, 3 का सम हो गया 3, 2, 5, 50। तो इसका मतलब है आपके पास तीनों का सम जो होता है 50 हो गया। आप देख सकते हैं। सो ऐसे केस में आपके पास अब अवेलेबल स्पेस कितना बच रहा है, तो इसका मतलब है 600 में से 550 को अगर हम असाइन कर देते हैं तो हमारे पास अवेलेबल स्पेस होता है वो 50 बच रहा है। तो इसका मतलब होता है कि 50K हमारे पास अभी सफिशिएंट जगह है जिसमें हम ऐसे प्रोसेस को रख सकते हैं जो 50K का हो। अब आता है कि प्रोसेस 4 FCFS के केस में नेक्स्ट प्रोसेस है, यानी चौथे नंबर का प्रोसेस है, दैट इज गोइंग टू बी uploaded in the user program. So first of all it checks out that the free available space are occupied or available space are there or not. So how, so इस तरह से माइनस करने के बाद जब आपको मिला 50, तो प्रोसेस 4 का जो साइज है 150 which is not sufficient. तो इसका मतलब यही फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया कि प्रोसेस 4 कैन नॉट बी accommodate because there are only 50K left for it. तो इसीलिए प्रोसेस 4 रन नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, अगर प्रोसेस को रन नहीं करता है तो फिर हमारे पास जो प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो ये चीजें मैंने आपको अभी जो समझाया था उसको डायग्राम में आपको कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ। तो इसीलिए कीप पेन एंड पेपर टू डू योर वर्क ऑन द पेपर। ठीक है, आप करते जाएंगे तो आपको इजीली आप समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस 1, 2, 3 ऑलरेडी एकोमोडेड है, मैंने कैलकुलेशन बता दिया कि प्रोसेस 4 नहीं आ सकता है। तो ये चीज देखिए, let us assume that after some time process 1 is going to be terminated. So if process 1 is terminated means the space, memory space 200K is going to be released. तो इसका मतलब है जो आपके पास 200K का है वो रिलीज हो जाएगा। तो पहले आपके पास जो था कितना था 50, और उसमें आपका जुड़ गया है 200 और जुड़ गया है, तो कितना हो गया अवेलेबल स्पेस बताइए। ठीक है, तो 250 हो गया। अब आ जाते हैं, जब 250 हमारे पास अवेलेबल स्पेस है तो अब देखिए होगा क्या। तो यानी प्रोसेस 1 को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो देखिए जब हम टर्मिनेट कर रहे हैं तो वो एरिया खाली हो गया, दैट इज फ्री, यानी वो जो 200 वाला एरिया है आपको अवेलेबल हो गया। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले हमारे पास 50 थे एंड नाउ 200 अवेलेबल है। तो इसका मतलब होता है कि 250 हमारे पास नाउ एट द प्रेजेंट इज अवेलेबल। सो नेक्स्ट प्रोसेस 4 इज eligible to accommodate on a main memory. So process 4 is flattened in the main memory which is shown in figure. तो देखते हैं कैसे हो रहा है। So you can see that, so this is process 4 आपके पास available हो रहे हैं। तो process 4 का जो साइज है वो हमने accommodate किया, process 1 को निकालने के बाद process 4 हमने accommodate किया, और process 4 का जो साइज है 250 है। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, हमने प्रोसेस 4 को अंदर डाल दिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है देखिए, आफ्टर प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 3 गेट टर्मिनेटेड रिलीजिंग। ठीक है, यानी प्रोसेस 1 को हमने टर्मिनेट किया,
तो वो हो गया। अब प्रोसेस 3 को भी हमने टर्मिनेट किया, तो प्रोसेस 3 जब हमने टर्मिनेट किया तो 100K वहां से आपका रिलीज हो गया। मैंने ऑलरेडी बताया था कि नोट करके रखना है। तो प्रोसेस 3 का जो साइज था वो 100K था, उसको भी, बट प्रोसेस कैन नॉट बी अकोमोडेट ड्यू टू द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इसका मतलब होता है कि प्रोसेस 1 को हमने हटाया, फिर प्रोसेस 3 को हटाया। तो देखिए प्रोसेस 3 को जब मैं हटाता हूं तो आपके पास जो होता है 150K आर अवेलेबल। आपके पास नीचे से जो आपके पास जो बचे हुए मेमोरी है वो आपको फ्री मिल रहा है 150। अब ये होता है कि आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो 200 का है। अब 200 होने की वजह से देखिए आपके पास ऊपर एक 50K का प्रोसेस, मतलब आपके पास 50K का आपके एक वैल्यू अवेलेबल है और एक 150K का वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह है। और आपको जब नेक्स्ट प्रोसेस रन करने की बारी आती है, देखिए कि जब मैं होता है आफ्टर स्वैपिंग आउट द प्रोसेस 2 ड्यू टू द टर्मिनेशन प्रोसेस 5 विल बी अपलोडेड। तो इसका मतलब है कि प्रोसेस 5 को अब रन करना है। प्रोसेस 5 का जो साइज है वो 200, प्रोसेस 5 का जो साइज है 300 है, और प्रोसेस 4 का जो साइज था वो 100 ये था। तो 100 हम यूज कर रहे हैं, यानी 250 अवेलेबल में से हम 100 यूज कर, ये हमारे पास जो प्रोसेस 4 है उसको 150, हाँ सॉरी प्रोसेस 4 इज 150, तो उसको हमने यूज करने के बाद जो होता है हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है, आप ध्यान देंगे 300 रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास अभी 300 रिक्वायर्ड है, हमारे पास स्पेस अवेलेबल है 50 एंड 150, यानी टोटल स्पेस अवेलेबल है हमारे पास, अलग अलग जगह में ही हो भले, लेकिन 200 स्पेस अवेलेबल है, हमको चाहिए 300। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए फिर हमको एक प्रोसेस को हटाना पड़ेगा। तो फिर देखिए कि प्रोसेस किसको हटा सकते हैं, हम प्रोसेस 2 को टर्मिनेट करते हैं, तो प्रोसेस 2 को भी हटाते हैं। तो जब हम प्रोसेस 2 को हटाते हैं तो यू कैन सी दैट तो व्हेन वी प्रोसेस 2 को जब हम हटाते हैं तो प्रोसेस 2 को हटाने के बाद सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं जैसे मैं प्रोसेस 2 को हटा रहा हूं तो प्रोसेस 2 हटने के बाद आपके पास अभी 200 है। प्रोसेस 2 को अगर हम हटाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास और भी स्पेस अवेलेबल हो जाते हैं। तो कौन कौन सा स्पेस अवेलेबल हो जाता है, 490 से लेके 640 तक हमारे पास स्पेस अवेलेबल। तो इसका मतलब होता है आप जो भी है वो, और साथ ही साथ ऊपर का जो स्पेस है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना जरूरी है। आप क्या करोगे, कंटिन्यूएशन में प्रोसेस 4 के बाद आप जो प्रोसेस 5 लाए हो उसको लगा दोगे और जो फ्री अवेलेबल स्पेस है वो अब ऑक्युपाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोसेस 4 एंड प्रोसेस 5 लार्जर जॉब होने की वजह से वो आपका एग्जीक्यूशन पे स्टोर हो गया, यानी एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया है कि अगर आप किसी प्रोसेस को एलोकेट करते हो और वो अगर अवेलेबल नहीं है तो आप स्वैपिंग प्रोसेस अप्लाई करते हो। फिर जो अलग अलग जगह चंक ऑफ प्रोसेस, चंक ऑफ स्पेस, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में स्पेस अगर अवेलेबल है, उन स्पेस को आप वहां से उठा के आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। तो दिस इज द केस ऑफ स्वैपिंग प्रोसेस, जो कि फिक्स पार्टीशन में भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक डायनेमिक वे में होता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास फ्री अवेलेबल स्पेस है बट वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी ये जो फ्रेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मतलब आपके पास स्पेस एट ए बंच आपके पास अवेलेबल है, बट अगर हम ऑल टोटल की बात करेंगे तो अवेलेबल है, बट वो अलग अलग जगह में अवेलेबल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऐसे होता है, सपोज कर लो जैसे फिक्स पार्टीशन में 300K का, इसको आप नोट कर लो, अच्छे से जान लो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वो होते हैं जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने 300 फिक्स पार्टीशन को बेस करके समझा रहा हूं क्योंकि फिक्स पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होते हैं। तो जब हम 300K में एक 150K का प्रोसेस असाइन कर देते हैं, प्रोग्राम असाइन कर देते हैं, तो हमारे पास एक 50K का स्पेस बच जाता है जो कि यूटिलाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिक्स पार्टीशन की वजह से वो स्पेस हमेशा के लिए जब तक एग्जीक्यूशन चलता है तब तक वो खाली पड़ा रहता है। तो इस तरीके के जो फ्रेगमेंट है तो है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, दैट इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन विच द ओवरऑल स्पेस आर सफिशिएंट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस बट दे आर अवेलेबल इन द डिफरेंट स्पेस, यानी डिफरेंट पोजीशन। जैसे आप देख सकते हो 50K अलग जगह में है, फिर 150K अलग जगह में है, तो ऐसे टाइप के छोटे छोटे जो चंक्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो वेरिएबल पार्टीशंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डिस्कस कर देते हैं।
द मेन प्रॉब्लम इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जो मैंने अभी समझाया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मीन्स द स्पेसेस आर अवेलेबल बट इन द डिफरेंट प्लेसेस। It exists when the size of memory is large enough for a requesting process, but it cannot satisfy a request because it is not contiguous। तो यानी वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ही सेकेंड पॉइंट में समझाया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इसका मतलब है ये तभी एग्जिस्ट करता है, यानी तब होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल से समझाया कि साइज ऑफ मेमोरी बहुत ज़्यादा लार्ज है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं करता है बिकॉज वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। यानी अवेलेबल स्पेस अगर हम ऐड करते हैं या फिर काउंट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि अवेलेबल स्पेस आर सफिशिएंट टू स्टोर द अनदर प्रोसेस बट दे आर नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है तो हम किसी भी प्रोसेस को टुकड़ों में अलग अलग जगह नहीं रख सकते, कंटिन्यूअस में ही रखना पड़ता है। तो ये चीजें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। स्टोरेज इज फ्रेगमेंटेड इन स्मॉलर नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको बताया, यानी वेरिएबल पार्टीशन का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, जो कि ये 3 पॉइंट में आपको बताया। डिपेंडिंग अपॉन द टोटल साइज ऑफ मेमोरी एंड द नंबर एंड size of a program, external fragmentation may be either minor or a major problem। external fragmentation के बारे में बता रहा है, कभी कभी माइनर भी हो सकते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और मेजर भी हो सकते हैं। बड़े बड़े चंक्स अवेलेबल है बट अलग अलग स्पेसेस में अवेलेबल है, अलग अलग लोकेशन पे अवेलेबल है। वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि आप, सिंपल सी बात है, आपके जो डेटा है अलग अलग जगह अलग अलग स्पेस में स्टोर है, उसको ले आके एक साथ कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर कर देना। जैसे हम देख रहे हैं कि एक प्रोसेस और 2 प्रोसेस के बीच में एक छोटा सा स्पेस आपको दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, एक प्रोसेस के कंटिन्यूएशन में दूसरे प्रोसेस को उस जगह में लाके उसको रीसेट कर दोगे। रीसेट करके तो एक तरीके से क्या कर रहे हो आप, 2 प्रोसेस को कॉम्पैक्ट करके बीच के स्पेस को उठा के दूसरी जगह ले आ रहे हैं, यानी बीच के स्पेस को हटा के हम कंटिन्यूअस में 2 प्रोसेस को लगा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन प्रोसेस। तो आप देखोगे जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास ऑप्शन होता है डीफ्रेगमेंटेशन करना। डीफ्रेगमेंट करना एक फ्रेगमेंटेशन फॉर्म में होता है। डीफ्रेगमेंट मतलब आप अपने हार्ड डिस्क में जगह को अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो डीफ्रेगमेंटेशन आपके पास एक टूल्स होता है जिसका हम यूज करते हैं, उसी चीज को हम बोल रहे हैं कॉम्पैक्शन। So it is possible to combine the free space into a large block by pushing all the process downwards as far as possible। तो उसका मतलब होता है वही होता है, आप सीधी सी बात है, जो अलग अलग जगह आपके पास प्रोसेस अवेलेबल है उसको आप एक डायरेक्शन में पुश कर दीजिए और बाकी आपके पास फ्री अवेलेबल। तो जैसे बता रहा है कि आप नीचे की तरफ सारे प्रोसेस को धकेल दीजिए तो जितने भी फ्री स्पेस है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तो एक ब्लॉक ऑफ फ्री स्पेस आपको मिल जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो जो वेरिएबल पार्टीशन का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होता है वेरिएबल पार्टीशंस के। एडवांटेजेस में सबसे पहला लिखा हुआ है मेमोरी यूटिलाइजेशन इज जनरली बेटर देन फिक्स साइज पार्टीशंस। तो इसका मतलब है फिक्स साइज पार्टीशन से इसका जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है बेटर होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया था, उस चीज को यहाँ बताया गया। सिंस पार्टीशंस आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोसेस, जैसे साइज प्रोसेस का आएगा उस हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। Support processes when whose memory requirement increases during their executions। इसका मतलब होता है कि ये डायनेमिक वे में काम करता है, तो ये फिक्स टाइप ऑफ डायनेमिक नहीं है। यानी अगर सपोज कर लो कोई प्रोसेस, सेकंड पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, अगर सपोज कर लो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आता है 100K के साथ और एग्जीक्यूट करते करते उसको पता चलता है कि नहीं उसको और 50K की रिक्वायरमेंट्स है, तो ऑन द वे वो 100 से 150 इंक्रीज कर सकता है, यानी अपने यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकता है, मेमोरी में उसके एलोकेशन को इंक्रीज कर सकता है। तो ये चीजें आपके पास डायनेमिक यानी वेरिएबल पार्टीशन में अलाउ करता है, जो सेकंड पॉइंट में आपको बताया। अब इसकी जो होता है ये तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एडवांटेजेस के हमने देख लिया। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस में क्या है देखिए कि रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस। तो इसका मतलब है बहुत सारे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम जरूरी है, कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है? कॉम्प्लेक्स इस वजह से हो रहा है
कि कौन सा स्पेस खाली है, नया स्पेस को लाना है, तो आप देख रहे हो कि अवेलेबल स्पेस है बट कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो, उसको कॉम्पैक्शन प्रोसेस करते हो, फिर अवेलेबल करा के करते हो। और सपोज कर लो नया प्रोसेस आ रहा है, आपके पास स्पेस अवेलेबल है बट सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप एक प्रोसेस को सस्पेंड करते हो, यानी स्वैप आउट करते हो, फिर स्वैप इन करके दूसरा प्रोसेस लाते हो। इस तरह से आप, अगर मान लो वो भी कंटिन्यूअस नहीं है तो उसका कॉम्पैक्शन करते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स जो मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम है इसमें रिक्वायर्ड है, इस वजह से ये टाइम ज़्यादा लगता है। यानी आप, और दूसरा जो होता है कि आपको उसको करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरीज की भी जरूरत पड़ती है, जैसे स्वैप इन सॉर्ट आउट करना पड़ रहा है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हमको करने पड़ते हैं। कॉम्पैक्शन टाइम इज वेरी हाई, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉम्पैक्शन करना जरूरत पड़ता है, कभी भी पड़ सकता है, एनी काइंड ऑफ कंडीशंस वो कॉम्पैक्शन होना जरूरी है, तो वो टाइम बहुत हाई होता है। ऑल्दो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज नेग्लिजिबल, इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता नहीं है, नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर, अगर हो गया तो हो गया, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में भी स्ट्रिक्ट प्रॉब्लम इम्पोजिंग ए टाइम पेनल्टी फॉर कॉम्पैक्शन। तो इसका मतलब है अगर कॉम्पैक्शन कब होगा, कॉम्पैक्शन इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड और नीडेड व्हेन द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन गोइंग टू बी ऑकर। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नेग्लिजिबल होता है बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसका जो पार्ट होता है, यानी इसमें होना ही है। तो ऐसे केसेस के लिए कॉम्पैक्शन हमेशा काम करेगा, और कॉम्पैक्शन अगर काम करेगा तो वो लंबा समय ज़्यादा लेगा, तो इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग, यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है। सो यू कैन सी दैट कि आपके पास ये